हाय एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल स्टडीज। सो आज की वीडियो में ड्यू जेट 2012 के सॉल्यूशंस देखेंगे। इस पेपर का लेवल अच्छा है इन कंपैरिजन टू एनी अदर प्रीवियस ईयर। इसमें काफ़ी अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। सो स्टार्ट करते हैं। टोटल 33 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। कुछ एक से दो क्वेश्चन शायद मैंने एलआर के भी ले रखे हैं इसमें। सो एवरेज शायद आपका 30 क्वेश्चन का ही रहा होगा इस पेपर। सो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्रीवियस ईयर पेपर सारे देख लीजिएगा। 2019 से लेकर 2013 तक सारे पेपर्स की वीडियो मैंने बना रखी। सो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, टू सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1/x and x belongs to real numbers, and B is a set where y is equal to -x and x belongs to R. Then A intersection B पूछा आपसे, A है होगा, B होगा या phi होगा। सो A intersection B का मीनिंग क्या होगा कि A और B में कॉमन चीज क्या है। A intersection B का मतलब यही होता है। सो अगर इन दोनों सेट्स में हम कॉमन देखें, कॉमन का मीनिंग है कि ये दोनों इक्वल कब होंगे। यानी कि हमसे पूछ रहे हैं कि 1/x जो है -x के इक्वल कब होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो -x² 1 के इक्वल है। सो x² जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा। सो ये वाली जो इक्वेशन x² -1, इसका कोई भी रियल सोल्यूशन तो होता ही नहीं है। नो रियल सोल्यूशन पॉसिबल। सो उसका मीनिंग है कि किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन फाई होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी वुड बी इक्वल टू फाइव। ठीक है, 1/x -x के इक्वल हो ही नहीं सकता फॉर रियल वैल्यूज। x² -1 आ रहा है। ठीक है, सो आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको। सेकेंड है, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। सो आपका इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2⁻n² - n। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसकी डेरिवेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है। मतलब नेट पे सर्च कर लोगे तो नेट पे अच्छे से बता रखी है। सो लेकिन वो आपके यूज के लिए है नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होते हैं 2⁻n² - n। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में n की वैल्यू 4 एलिमेंट्स है। सो यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 16 - 4 विच इज 2⁻12। यानी कि अगर किसी भी सेट में 4 एलिमेंट्स है, सो उसमें से हम रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो है 2⁻12 बना सकते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा। Consider the following two statements about the function fx is equal to modulus x. Fx is continuous for all real values of x, and Q statement is fx is differentiable for all real values of x. So दूसरी बिल्कुल गलत है। Continuous क्यों है? Continuous modulus of x का जो फंक्शन होता है वो ऐसा बनता है आपका, है ना, वो ओरिजिन पे यहाँ पे होता है। सो कॉन्टिन्यूस तो इसलिए क्योंकि मेरे को फंक्शन बनाते वक्त पेन नहीं उठाना पड़ा, तो इसलिए वो कॉन्टिन्यूस है। ये बेसिक डेफिनेशन होती है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन ड्रॉ करते वक्त आपको पेन अपना उठाना नहीं पड़ता। सो ये कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट कौन सा है इसमें? कॉर्नर पॉइंट ये ओरिजिन पे जो ये कर्व है ये कॉर्नर पॉइंट है, एज ए एक्ट कर रहा है। सो ये वाला पॉइंट इसका कॉर्नर पॉइंट है, सीपी बोल दो इसको। सो इसलिए ये वाला कर्व, ये वाला जो फंक्शन है मॉडुलस एक्स, दिस वुड बी नॉट डिफरेंशिएबल फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। फॉर रेस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर अदर देन 0, एफ एक्स वुड बी डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस। लेकिन ऑल रियल वैल्यूज इसने लिख दिया है, सो 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। सो ये ट्रू होगी और क्यू फॉल्स होगा। So option A would be the right answer. So ये क्वेश्चन कह रहा है, the value of limit x tends to 0 e की पावर 1/x - 1 upon e की पावर 1 + x + 1 x not equal to 0 is. So इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए। जब अगर x टेंड्स टू 0 कर रहा है, सो 1/x जो है वो टेंड किसको करेगा? इन्फिनिटी को। सो 1/x आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। सो उसको 1/x को h पुट कर लेते हैं। लेट h इज इक्वल टू 1/x, और हमारी लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? लिमिट अगर x 0 को टेंड कर रहा है, सो h किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को, क्योंकि वो 1/x के इक्वल है। सो लिमिट बन जाएगी 1 h टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा e की पावर 1/x, यानी कि e की पावर h -1 अपॉन e की पावर h +1। ठीक है, ये क्वेश्चन अब हमारा बन चुका है। अब इसमें देखेंगे, अब हमें क्या करना है, h टेंड्स टू इन्फिनिटी हम
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को थ्रू आउट ई की पावर एच से डिवाइड कर देंगे। सो ये बनेगा 1 - 1 बाई ई की पावर एच अपॉन 1 + 1 अपॉन ई की पावर एच। ये मैंने क्यों करा है, क्योंकि मुझे 1 अपॉन ई की पावर एच जब मैं इसको करूंगा तो ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट ई की पावर एच तो इनफाइनाइट है आपका ई, लेकिन 1/इनफाइनाइट करेंगे तो जीरो को टेंड करेगा। सो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये जीरो की तरफ टेंड करेगी। सो इसमें जब एच की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे सो ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा जो भी ब्रैकेट में डाला है। सो आपका बचेगा 1 - 0 अपॉन 1 + 0 विच इज इक्वल टू 1। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, आई होप सबको क्लियर होगा। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xs। सो हमें दे रखे हैं कौन से इंटरवल इंक्रीजिंग बताना है या डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है और कौन से इंटरवल में ये डिक्रीज हो रहा है। सो उसके लिए क्या है, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, बेस्ट तरीका है। फिर हम देखेंगे कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो उस वाले इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर एफ डैश एक्स हमारा लेस देन जीरो होता है सो उस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। सो एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² -3। अब इंक्रीजिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो पुट करेंगे। सो वो हमें इंटरवल देगा कि कब ये इंक्रीज हो रहा होगा। तो 3x² -3 ग्रेटर देन जीरो करेंगे सो हमारा आएगा x² -1 ग्रेटर देन जीरो, या फिर हम कह सकते हैं x² -1 ग्रेटर देन जीरो है सो x² ग्रेटर देन 1, या फिर हम अगर इंटरवल लिखना चाहें सो इंटरवल होगा -∞ to -1 यूनियन आपका 1 to ∞। अब इसमें कोई भी वैल्यू डाल लो, x की जगह 2 डालोगे 3 डालोगे सारी वेरीफाई करेंगे, मैच करेंगी। सो ये वाला जो इंटरवल आया हमारा, ये पूरा इंटरवल -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, इस वाले में ये इंक्रीज कर रहा होगा। डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स को लेस देन जीरो पुट कर देंगे। सो ये बनेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² -3 लेस देन जीरो। सो ये बन जाएगा हमारा x² लेस देन 1 आएगा। सो इस वाले में इंटरवल्स क्या बनेंगे हमारे कि x बिलोंग्स टू सेट हमारा निकल कर आएगा -1 to 1। सो इस वाले में पूरा आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा, इस वाले इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है गाइस, सो डिक्रीजिंग होगा और इसमें ये वाले में इंक्रीजिंग होगा। सो अब ऑप्शन देख लो कौन से मैच कर रहा है, इंक्रीजिंग में ये वाला फिट कर रहा है एंड ठीक है ऑप्शन 1 ही लग रहा है ना, सो ऑप्शन 1 टिक कर देते हैं। ऑप्शन 1 में इसमें इंक्रीजिंग है, हाँ ऑप्शन 1 ही होगा आपका आंसर। ठीक है गाइस, ऑप्शन 1 में ये वाला इंटरवल इंक्रीज हो रहा है और ये वाला डिक्रीजिंग। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। If log x² base 0.1 is greater than log 25 base 0.1 then x is। अब ध्यान से जो इस क्वेश्चन में जो आप सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं वो ये 0.1 के कारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉग का ग्राफ बना के देखें, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि लॉग का ग्राफ बना के देख लिया करो, उससे चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब ये आपका 0.1, 0 होता है, ये लॉग का ग्राफ बनाया मैंने। सो इसका मीनिंग है लॉग 0.1 की नेगेटिव वैल्यू होगी आपकी। सो इसका मीनिंग हुआ कि अगर मैं इनइक्वालिटी को ओपन करके देखूं log x² अपॉन log 0.1 इज ग्रेटर देन log 25 अपॉन log 2.1। सो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, और जब भी हमारी इनइक्वालिटी में नेगेटिव वैल्यू हम क्रॉस करते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि ये बन जाएगा log x² लेस देन log 25। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, इनइक्वालिटी में साइंस चेंज हो जाते हैं अगर आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा। सो ये बन जाएगा आपका। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो ये बनेगा x² लेस देन 25। सो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी ही होगा -5 to 5, x² लेस देन 25। ठीक है, -4 लोगे तो भी मैच करेगा, 4 लोगे तो भी मैच करेगा, 5 to infinity बहुत बड़ा हो जाएगा, ये अलग ही इंटरवल हो गया सी के बिल्कुल। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। The sum of the series 1² - 2² + 3² - 4² up to 199² - 200। ठीक है, सो इन सबको 200 टर्म्स है। अगर हम इसका सिंपल सा बेसिक तरीका क्या है, सब में a² - b² वाली आइडेंटिटी लगा दो, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो जो पहला ब्रैकेट अगर मैं खोलूंगा
सो पहला ब्रैकेट 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2। सिमिलरली जो दूसरा ये वाला ब्रैकेट ये वाला जो खोलूंगा तो ये बनेगा 3 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 4। सिमिलरली लास्ट में मुझे मिलेगा 199 प्लस 200 और ये मिलेगा 199 माइनस 200। सो अब देखोगे यहां से भी -1 आएगा, यहां से भी -1 आएगा और यहां से भी -1 आएगा। सो हर ब्रैकेट से आपको हर मतलब ये जो दो दो का सेट है, हर दो दो के सेट से आपको -1 कॉमन आएगा। सो -1 हम कॉमन बाहर ले लेंगे। सो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू ये कहां तक जाएगा आपका 199 प्लस 200 तक। तो क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया। बस अब हमें क्या करना है -1। अब सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेंगे। ये क्या होगा 200 इंटू 201 अपॉन 2। सो ये आपका 100 बन गया। सो आंसर आ जाएगा आपका -201000। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साइन कॉट इनवर्स की एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो हम क्या करते हैं, ये जो इनवर्स वाले फंक्शन है इसको हम ले लेते हैं y। सो लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। हमें निकालना क्या है साइन y। वी हैव टू कैलकुलेट साइन y, क्योंकि हमने y को कॉट इनवर्स x लिया तो हमें साइन y निकालना है। सो क्वेश्चन साइन y का बन गया हमारे पास। अब इसको कॉट इनवर्स को उधर लेके जाऊंगा तो कॉट y हमारा x बन जाएगा। अब मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं इसको साइन y निकालना है तो कॉट y को किसी तरीके से मैं साइन के टर्म्स में ले आऊं। तो कॉट y अगर x है तो कोसेक स्क्वायर y क्या होगा आपका, आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका कोसेक स्क्वायर y आ गया। तो साइन स्क्वायर y क्या होगा, इसका रिवर्स या रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन y क्या हो जाएगा आपका, सिंपल साइन y हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमें निकालना था। साइन y तो निकालना था और ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितनी देर का क्वेश्चन था, 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स का क्वेश्चन था मैक्स। A three-digit number is to be formed using digits 1, 2, 3 and 4 with repetition. With repetition है. What is the probability that it is divisible by 4? Okay. So 3 digit का नंबर है। सबसे पहले तो टोटल केसेस देख लेते हैं। अगर रिपीटिशन का केस है सो पहले वाले प्लेस पे हम 4 कोई भी नंबर लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। सो प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर आएगा डिनोमिनेटर में तो 4 क्यूब आ जाएगा, क्योंकि टोटल 64 नंबर्स हमारे फॉर्म हो सकते हैं अगर हम 1, 2, 3, 4 से बनाएंगे। बात करते हैं न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर में हमें दे रखा है कि डिविजिबल बाय 4। अब डिविजिबल बाय 4 का मीनिंग है कि लास्ट 2 डिजिट्स जो है हमारी वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब इसके केसेस बना लेते हैं। कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं लास्ट में, उसका देख लेते हैं। लास्ट में अगर हम बनाएंगे तो एक नंबर तो बन सकता है 12। उसके अलावा जो नंबर भी दिमाग में आ रहा है 12 के अलावा और कोई बन सकता है, 12 नहीं, इसके अलावा 24 बन सकता है, उसके अलावा 32 लास्ट में हो तो बन सकता है, और उसके अलावा 44 इसलिए लिए क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है आपको विद रिपीटिशन का केस। अगर विदाउट होता तो ये केस हम नहीं लेते। तो ये हमारे सिर्फ 4 केसेस बनेंगे। अब 4 केसेस में हमने 2 डिजिट तो फिक्स कर दिए। ये फर्स्ट डिजिट जो 100 से डिजिट है ये फिक्स करनी है। अब यहाँ पे 4 वेज है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी डालो, यहाँ भी 4 वेज है कुछ भी डालो, यहाँ भी 4 वेज है 1, 2, 3, 4 कुछ भी डालो, यहाँ भी 4। तो टोटल 16 वेज है। 16 वेज है जब आपका जो ये नंबर बनेगा वो 4 से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पे 16 आ जाएगा। सो 16 बाय 4 क्यूब क्या होता है 64। सो ये आ जाएगा आपका 1/4 विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। If a vector A is equal to I plus j plus k, vector B is 4i plus 3j plus 4k, and vector C is I plus alpha j plus beta k, and these are linearly dependent vectors. Okay, then and modulus of C आपको दे रखा है √3। then alpha और beta की वैल्यूज आपसे पूछी है सिंपली। सो आपको जब ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं सो क्या चीज होती है, इन सब का जो कोफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। वही चीज हम करेंगे।
पहले हम 3x3 मैट्रिक्स बनाएंगे, तो आई जे के का ए वेक्टर के लिखेंगे कोएफिशिएंट्स 1 1 1, फिर बी के लिखेंगे 4 3 4, और उसके बाद हम लिखेंगे सी के वेक्टर्स, लिखेंगे सी के लिखेंगे 1 अल्फा और बीटा, और ये आपका इक्वल होगा 0 के। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ सी √3। सो उसका बाद में देखेंगे उसका यूज क्या है, पहले ही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साफ सा दिख रहा है, अगर मुझे कैलकुलेट करना है इजीली, सो मैं क्या करूंगा, C1 गोज टू C1 माइनस C3 कर दूंगा, क्योंकि 1 4 यहाँ पे कॉमन आ रहा है और 1 4 यहाँ पे भी आ रहा है। सो ये बन जाएगा मेरा 0 0 1 माइनस बीटा 1 3 अल्फा 1 4 बीटा इज इक्वल टू आपका 0। अब एक्सपैंड कर देंगे अलोंग C1, सो एक्सपैंड करेंगे, सो ये बनेगा 1 माइनस बीटा, और अंदर बनेगा आपका 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो बीटा की वैल्यू निकल कर आएगा 1। चलो बीटा का तो हो गया काम। अब बीटा की वैल्यू 1 आ गई, सो ऑप्शन ए कटेगा सिर्फ, क्योंकि -1 दे रखा है अभी तो। लेकिन जो दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ C √3 दे रखा है। अब जो वेक्टर C है वो क्या है हमारा, जो C वेक्टर है वो हमारा है, दे रखा है आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप। सो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आपका, मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, सो वो आएगा आपका इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये इक्वल टू आपको दे रखा है √3 के। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, सो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका बनेगा 3 के इक्वल, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका इक्वल आ जाएगा 2 के। और बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, 1 है, सो इसको पुट कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू +-1 आ जाएगी। तो दोनों की आ गई प्लस माइनस वाले अल्फा की, बीटा की 1, विच इज ऑप्शन डी। अल्फा की वैल्यू +-1 और बीटा की 1। आई होप सबको क्लियर होगा। A random variable x taking value 0 1 2 has the following probability distribution 0 x, अगर k होगा तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू k होगी अगर x वैल्यू 0 लेगा, अगर 2 के होगी अगर x 1 लेगा, और अगर 3 के होगी अगर x जो है वैल्यू 2 लेगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, वो आपका क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सो इस वाले केस में हमें साफ दिख रहा है कि तीन ही वैल्यूज दे सकता है, 0 1 या 2, और उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज दे रखा है k 2 के 3 के, यानी कि k प्लस 2k प्लस 3k जो है आपका वो 1 के इक्वल होना चाहिए, या फिर 6k जो है आपका 1 के इक्वल होना चाहिए, और आई कुड से k आपका 1/6 के इक्वल होना चाहिए। So k would be 1/6, and that would be the answer. Let's move to the next question. So this question says how many triangles can be formed by joining 12 points, 7 of which are collinear. So आपको पता है कि अगर आपको randomly points दे रखे हैं, 12 points दे रखे हैं, so उनसे आप कितने triangles बना सकते हैं, 12C3। कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो कोई भी 3, यानी कि 12 में से आपको 3 का सिलेक्शन करना है, तो इसलिए 12C3। सो 12C3 इसलिए आ जाएगा, लेकिन 7 कोलिनियर है, सो हम 7 पॉइंट से कोई ट्राइंगल नहीं बनने वाला, सो 7 3 हम माइनस कर देंगे। सो यही आंसर होगा, 12 पॉइंट से 12C3 ट्राइंगल्स बनेंगे, लेकिन 7 कोलिनियर है, सो उनसे कोई ट्राइंगल नहीं बनना, इसलिए 7C3 माइनस कर दिया। सो 12C3 की वैल्यू निकाल लेंगे, 12 × 11 × 10 अपॉन 6 आएगा आपका, -7 × 6 × 5 अपॉन 6, मैंने वो 3 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख दिया 6, सो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से आएगा आपका 220 -35 आ जाएगा। सो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा कि 35 84 बहुत दूर है, 220 से कम है, ये आंसर ऑप्शन सी होगा 185। ठीक है गाइस, सब आई होप सबको क्लियर होगा, ये वाला तो इजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 20 if the geometric mean of these numbers is 20% less than their arithmetic mean, then the difference between the numbers is sum of two positive numbers, यानी दोनों को a और b मान लो, so a और b आपको 20 दे रखा है, and if geometric mean is 20% less than their arithmetic mean, अब इनका arithmetic mean क्या होगा, a plus b by 2,
ये इनका अरिथमेटिक मीन होगा जो कि 10 आ जाएगा। अब जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 20% लेस है अरिथमेटिक मीन से, सो यानी कि ये वाली वैल्यू में हमें -20% करना पड़ेगा, सो वो कितना आएगा 8। सो 8 जो है मेरा ज्योमेट्रिक मीन है, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ऑफ ए बी, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि ए बी की वैल्यू 64 होगी। सो मुझसे डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स पूछा है, सो ए प्लस बी 20 है आपका, और ए बी हमने निकाल लिया 64 है, सो मुझसे पूछा है ए माइनस बी। सिंपल है, अगर नंबर थोड़ी क्रंचिंग कर सकते हो तो बहुत ईजी है, नहीं तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। नंबर साफ दिख रहे हैं कि 64 16 फोर्जा होता है, और यहाँ पे भी 16 + 4 20 बन रहा है, सो ए की वैल्यू 16 होगी, बी की वैल्यू 4 होगी, तो 16 - 4 ऑप्शन बी 12। ठीक है, इक्वेशन कैसे बना के कर सकते थे, इक्वेशन बना के बता देता हूँ। इक्वेशन बना के ऐसे कर सकते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ऐसे ये इक्वेशन बना के भी कर सकते थे। ठीक है, तो अगर थोड़ा नंबर्स में थोड़ा अच्छे हो गए तो ये सब चीजें भी, ये मतलब आइडेंटिटीज वगैरह ये यूज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंपल सा नंबर था। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता तब तो यही चीज करनी पड़ती, लेकिन साफ दिख रहा था 20 और 8 है, 20 और 64 है, तो ये चीज हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ द सीरीज 1 + हाफ 1 + 2 1/3 1 + 2 + 3 + 1/4 1 + 2 + 3 + 4। सो इस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, सो ये वाली चीज क्या है जो मैंने अंडरलाइन करी है रेड से, ये क्या है समेशन ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। सिमिलरली ये क्या है आपका, ये जो रेड से करा है ये समेशन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, समेशन 3। सिमिलरली ये वाला आपका समेशन ऑफ 2 है। सो उसकी अगर मैं nth टर्म लिखना चाहूँ, सो वो मेरे पास क्या है, अगर ये वाली टर्म पूरी देखें आप, सो इसमें 1/n है। सो यानी कि जितना भी आपको समेशन ऑफ ऊपर मिल रहा है यहाँ पे 1/n है, 1/n समेशन है। सो उसको फर्दर सॉल्व करूंगा, सो समेशन ऑफ n क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, और एक n आपका ऑलरेडी है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू n प्लस 1/2। सो आपकी जो nth टर्म आएगी, nth टर्म आपकी n प्लस 1/2 आएगी। सो हमें सम ऑफ सीरीज निकालना है, यानी कि हमें एस एन निकालना है। सो हम क्या करेंगे, इसका समेशन ले लेंगे, समेशन ऑफ हाफ n प्लस 1। सो इस हाफ को बाहर भी ले सकते हैं, सो ये बनेगा समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1। सो समेशन ऑफ 1 का मतलब है 1 को n टाइम्स तक आपको लेना है, सो यहाँ पर आएगा हाफ, समेशन ऑफ n आपका बन जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 प्लस आपका समेशन 1 यानी कि n टाइम्स तक लेना आपको, इसको बस सॉल्व कर दीजिए। अब ये हमारी Sn की वैल्यू आ गई, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमारा ये होगा। अब हमें अप टू 40 टर्म्स, यानी कि 40 n की वैल्यू जो है हमारी 40 है, ये दे रखा है n टू अप टू 40 है। सो यहाँ पे बस n की जगह 40 पुट कर देंगे, ये Sn है, सो S40 क्या होगा, n की जगह 40 पुट कर दो सिंपली, सो ये बनेगा 40 इंटू 41 अपॉन 2 प्लस 40। सो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे, सो ये बनेगा 40 इंटू 41/4 प्लस 40/2। सो ये आपका 10 कट गया, ये आपका आगे 410 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 430। सो 430 आपका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हमें हर चीज को स्टेप बाय स्टेप देखना है। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने nth टर्म निकाली, nth टर्म निकाल के बस हमने उसमें समीशन लगा दिया, और फिर हमने जो वैल्यू आई उसमें हमने n की जगह 40 पुट कर दिया। ये पूरा प्रोसीजर था। In an entrance test comprising of 100 questions, a student scores 6 marks for every correct and loses 2 marks for every wrong. If a student attempted 90 questions and scored 356, then the number of questions answered correctly are. सो ये क्वेश्चन आप करने के लिए आप सिंपल इक्वेशन से भी कर सकते हैं, मैं इसका एलिगेशन से बताता हूँ आपको तरीका। ठीक है, एलिगेशन से सीखो, एलिगेशन से भी आना चाहिए, इक्वेशन से कर लोगे, इक्वेशन बना के लिख दे तो अपने आप सॉल्व कर लेना, उसके बाद मैं एलिगेशन से बताऊंगा आपको। पहले इक्वेशन लिख देते हैं। अगर आपके टोटल आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं, टोटल आपने 90 करे हैं, सो x प्लस वाई 90 है, जिसमें x को मान लो करेक्ट है और y आपका इनकरेक्ट है। उसके बाद आपके 6x माइनस 2y आपका टोटल स्कोर होगा, 6x करेक्ट से मिलेगा माइनस 2y इनकरेक्ट से, और ये इक्वल आएगा 356 के। दोनों को सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका एलिगेशन से देख लो कैसे होगा।
एलिगेशन के लिए हम मानेंगे कि उसने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। सो हमारी 3 वैल्यूज होती है ना, सो मानेंगे हम कि उसने सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर दिए। सो एक्सट्रीम वैल्यूज लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर दिए, मतलब उसके 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। सो 90 इंटू 6 540 मार्क्स आएंगे। और यहाँ पे इनकरेक्ट का ले लो, ये करेक्ट का ले लो, ये इनकरेक्ट का ले लो। इनकरेक्ट में एक्सट्रीम वैल्यू का लेंगे कि उसने सारे क्वेश्चन गलत कर दिए, 90 इंटू -2 यानी कि 1 -180। सो 540 वो मैक्सिमम स्कोर कर सकता था और -180 मिनिमम। सो -180 और 540, अब बीच में वैल्यू आएगी जो उसने एक्चुअल में स्कोर करा है 356। सो 356 यहाँ पर आ गए, बस अब एलिगेशन लगा दो यहाँ पे। सो यहाँ पे डिफरेंस करेंगे। सो 540 माइनस 356 करोगे आप। सो पहले 540 माइनस 340 करोगे 200 आएगा, और -16 करोगे ये 184 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे करोगे 356, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये बनेगा 536। सो इसका मीनिंग है कि ये तो इसका मार्क्स की वैल्यू थी, टोटल मार्क्स की। अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि करेक्ट क्वेश्चंस और इनकरेक्ट क्वेश्चंस का रेशियो पता चल गया कि करेक्ट इज टू इनकरेक्ट का रेशियो 536 इज टू 184 है। सो अगर उसने 90 क्वेश्चंस करे हैं, सो 90 क्वेश्चंस के लिए हमें अगर करेक्ट निकालना है तो 536 अपॉन 536 प्लस 184 इंटू 90, इतने क्वेश्चंस उसने करेक्ट करे होंगे। सो बस इसको कैलकुलेट कर लो, 536 अपॉन इसको करेंगे तो कितना आएगा, 540 प्लस 180 करोगे तो 720 आएगा इंटू 90। सो ये आपका आ जाएगा 8, और यहाँ से करोगे सो 8 48 होता है आपका 48, और ये 67, हाँ 67 होगा आपका ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए यानी कि उसने करेक्ट आंसर 67 करे थे और रॉन्ग उसने 23 करे होंगे, क्योंकि 90 टोटल था। सो हमें तो 67 से मतलब है, विच इज ऑप्शन। ठीक है, दोनों आपको तरीके बता दिए, जो तरीका अच्छा लगे उससे करो। ये क्वेश्चन वाला तरीका है और ये एलिगेशन से पूरा तरीका बता दिया। If the line x plus y is equal to c is a tangent to the circle x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 is equal to 0. So सबसे पहले आप सर्कल बनाओ एक। अब सर्कल में ये टेंजेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू सी जो लाइन है ये टेंजेंट है। तो सबसे पहले इसका सेंटर निकाल लेते हैं सर्कल का। फिर हम क्या करेंगे, हम ये वाले सर्कल के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे सेंटर के, क्योंकि हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, पूरी सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, और ये इसकी लाइन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। फिर हम इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, उससे इजीली आंसर आपका आ जाएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 आपका 0 के इक्वल है, सो इसको अगर हम एक इस फॉर्म में करें, सो फॉर्म के लिए इसको ये वैल्यू 2gx के इक्वल होती है और ये वैल्यू 2fy के इक्वल होती है। सो सेंटर आपका आ जाएगा -2 और 3। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -g -f होते हैं। सो इसका मीनिंग आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, 3। ठीक है गाइस, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इसका फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है आपका मॉडुलस ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन इसका मॉडुलस क्लोज अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसका वो हमें रेडियस भी पता है। रेडियस हमें ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये रेडियस ही तो है। ये डिस्टेंस हमें रेडियस के इक्वल ही होगा। सो रेडियस भी हम निकाल लेते हैं सर्कल के इक्वेशन से। सर्कल के इक्वेशन से हम रेडियस निकालेंगे। सो रेडियस की वैल्यू क्या होती है आपकी, रेडियस होता है आपका अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो जी स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 प्लस 9 माइनस सी माइनस आपका 9। सो आपका रेडियस आ जाएगा 2। ठीक है, सो इसका मीनिंग है इस वाली पर्टिकुलर इक्वेशन में डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन या फिर जो रेडियस है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस जो है ये पूरा ये 2 के इक्वल हो जाएगा। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x1 y1 क्या होगा, x1 y1 जो है हमारा वो हमारा होगा जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, या फिर जिस पॉइंट को हम मान रहे हैं वो -2, 3 होगा। और जो इक्वेशन हमारी x प्लस वाई
माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी प्रॉपर इक्वेशन है, बस इसमें पुट कर देंगे। अब इस पूरे फॉर्मूले में हम पुट करेंगे इसको, ये जो फॉर्मूला मैंने मार्क करा है। अब इसमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन क्या है, रेडियस कितना है 2। उसके बाद ये फॉर्मूला पुट करेंगे ax1, a की वैल्यू क्या है 1 क्योंकि ये आपका 1 है। सो मॉडुलस 1 इंटू x1 क्या है आपका -2 प्लस b आपका 1 है और y1 क्या है आपका 3 माइनस सी मॉडुलस क्लोज अपॉन आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज √2 आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो आपका 2√2 की वैल्यू जो है आपकी इक्वल आ जाएगी 3 माइनस 2, ये इक्वल आ जाएगी आपके मॉडुलस ऑफ 1 माइनस सी के इक्वल आ जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं कि 2√2 जो है आपका मॉडुलस ऑफ 1 माइनस सी के इक्वल आ गया। अब मॉडुलस साइन हटेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब दो पॉसिबिलिटीज होंगी। तो हम इसको लिख देते हैं प्लस माइनस 2√2 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस 2√2। सो ये सी की दो वैल्यूज आपके सामने आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। सी की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2√2, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, सी की दो वैल्यूज है, यानी कि एक टेंजेंट आपका ये बनेगा और एक टेंजेंट आपका नीचे का ही बनेगा। सो 1 प्लस माइनस 2√2 है। सो दो टेंजेंट्स आपके बनेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी पे, एक ये बनेगा और एक नीचे बनेगा क्योंकि दो वैल्यूज आई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। The range of the function fx is equal to x upon 1 plus x square for x belonging to R. So इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन से कर लो यार। इस क्वेश्चन सीधे ऑप्शन से करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, आपको कुछ भी चेक नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑप्शन ए और बी को देखो। ए और बी में क्या फर्क है, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है। यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे आपका यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। इसका मीनिंग है -1/2 पे ये अब मान रहे हैं कि -1/2 वैल्यू आ सकती है। सो -1/2 कब आ सकती है, अगर मैं x को -1 लेता हूँ। सो क्या 1/2 बन रहा है ये, अब -1/2 बन रहा है, ये बिल्कुल बन रहा है। x को -1 लेंगे सो ये -1/2 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली 1/2 भी बन जाएगा, अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो fx मेरा 1/2 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी हमने एलिमिनेट कर दिया है। सिमिलरली ए सी डी में अभी हमें श्योर नहीं है कि ए सी डी में कौन सा हो सकता है। अब सी और डी को देखो। सी और डी में इसने -1/2 को -1/2 एक्स्ट्रा है, -1/2 से 0 वाली जो रेंज है वो एक्स्ट्रा है ऑप्शन सी में। सो हमें -1/2 तो मैंने अभी वेरीफाई करा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और सी बचा। ऑप्शन ए और सी पर आओ। ए और सी, ए और सी में क्या फर्क है, 0 का फर्क है सिर्फ। अगर इसमें मैं -0 ऐसे लिख देता हूँ सो ये ऑप्शन ए के इक्वल आ जाएगा, है ना। सो इसका मीनिंग है मुझे 0 पे चेक करना है, क्या एफ एक्स की वैल्यू 0 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अगर एक्स को मैं 0 पुट कर दूं तो एफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि रेंज क्या होगी, यूनियन में नहीं करूंगा, ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन ए 0 को एक्सक्लूड कर रहा है, ऑप्शन सी ही होगा। तो आपने देखा मैंने सिर्फ तीन वैल्यूज पे चेक करा, -1, 1 और 0, और इन तीनों से मेरे पास सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर आ गया कि -1/2, 1/2 मेरी रेंज होगी। ठीक है गाइस, या फिर आप पहले अगर ऑप्शन सी और डी को चेक करते तो उससे आंसर और जल्दी आ जाता। मैंने पहले ए बी को चेक कर लिया तो आंसर थोड़ा देर में आया। सो ये कुछ टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं कि ऑप्शंस को ऐसे यूज करके आपका आंसर जल्दी आ सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रूट्स of the equation x square plus 4 into m minus 2 plus x are in the ratio 1:3। ठीक है, सो एक रूट अल्फा मान लो, एक 3 अल्फा मान लो। सो अल्फा प्लस 3 अल्फा आपका सम ऑफ रूट्स इक्वल है सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय, यानी कि -4 इंटू m-2 के, यानी कि मैं कह सकता हूँ 4 अल्फा इक्वल है मेरा 4 इंटू 2 माइनस एम के, या फिर मैं कह सकता हूं अल्फा इक्वल है 2 माइनस एम के। यहां तक ये वैल्यू आ गई आपके पास। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, अल्फा इंटू 3 अल्फा इक्वल होगा सी बाय ए के, यानी कि 27 के इक्वल होगा। या फिर मैं कह सकता हूँ 3 अल्फा स्क्वायर आपका 27 के इक्वल होगा, या अल्फा स्क्वायर 9 के इक्वल होगा, और अल्फा प्लस माइनस 3 के इक्वल होगा।
अब अल्फा प्लस माइनस 3 के इक्वल होगा, इसको मैं यहाँ पे पुट करोगे तो दो केसेस बनेंगे, केस 1 और केस 2। अब केस 1 में देखोगे, केस 1 से क्या वैल्यू निकल कर आएगी, अगर अल्फा को 3 लेते हैं सो 3 इज इक्वल टू 2 माइनस एम, और अगर अल्फा को -3 लेते हैं तो ये बनेगा -3 इज इक्वल टू 2 माइनस एम। सो यहाँ से m की वैल्यू आएगी -1 और यहाँ से m की वैल्यू आएगी आपकी 5। दो वैल्यूज आ रही है, कौन सी लेंगे? ऑप्शन में दे रखा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, यानी कि आंसर होगा बी 5। और ऑब्वियसली बात है -1 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो बी ही होगा। फॉर होल नंबर x, इफ fx इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 1 प्लस f ऑफ x माइनस 2 और f ऑफ 0 दे रखा है, f ऑफ 1 दे रखा है आपको, देन f ऑफ f5 की वैल्यू क्या होगी? यानी कि f ऑफ f5 का मीनिंग है कि इसकी वैल्यू आपसे पूछेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको f ऑफ 0 दे रखा है 1, सिमिलरली आपको f ऑफ 1 दे रखा है 1। अब f2 क्या होगा आपका? f2 को होगा, अगर मैं ये यूज करूं, x को 2 पुट कर दूंगा तो f2 इक्वल आ जाएगा f1 प्लस f0 के इक्वल, यानी कि 1 प्लस 1 आपका ये 2 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली जो आपका f3 होगा वो किसके इक्वल होगा? f2 प्लस f1 के इक्वल आ जाएगा। सो यानी कि ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3 के इक्वल आ जाएगा आपका। सिमिलरली जो f4 होगा आपका, f4 किसके इक्वल होगा? f4 f3 और f2 के इक्वल होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 और 2 का सम 5। सिमिलरली जो f5 होगा आपका, f5 किसके इक्वल होगा? f4 और f3 यानी कि 8। अब क्वेश्चन में आधी चीज तो सॉल्व हो गई, इसने f ऑफ f5 पूछा था, सो f5 की वैल्यू हम 8 निकाल चुके हैं। सो यानी कि अब हमें निकालना है f ऑफ 8। सो यही हमारा आंसर होगा। बस ऐसे जहां तक f5 निकाल लिया है, एक दो स्टेप और कर लो, f6 निकाल लो। f6 क्या होगा? 8 प्लस 5 13। सिमिलरली f7 क्या होगा आपका? 8 प्लस 13 21। और f8 क्या होगा आपका? 13 प्लस 21 विच इज 34। सो f8 होगा आपका 34 विच इज ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, कुछ डिफिकल्ट था नहीं इस क्वेश्चन में, बस इंटरप्रेट करना था, कुछ वैल्यूज लिखनी थी। सो आई वुड से 1.5 मिनट का क्वेश्चन होगा मैक्स, उससे ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट f फ्रॉम द इंटरवल -1 to 1, ये आपका डोमेन की वैल्यूज है और ये आपकी रेंज की वैल्यूज डिफाइंड है। बी डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू साइन पाई एक्स। साइन पाई एक्स यहाँ लिख लो, वो पाई एक्स अलग हो चुका है। देन द फंक्शन f इज neither 1 1 onto nor onto but not 1 1, 1 1 but not onto, both 1 1 and onto। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे 1 1 तो ये साफ नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे कि साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो 1 1 में अगर मैं डोमेन और रेंज, अगर मैं एक मिनट दोबारा लिखता हूँ, अगर ये डोमेन है और ये रेंज है आपकी, अगर आप x की जगह यहाँ पे पाई डाल रहे हो और यहाँ पे 2 पाई डाल रहे हैं, सो आंसर आपका 0 ही आ रहा है। सो ये मैनी वन टाइप का फंक्शन हो गया साइन पाई एक्स। सो ये 1 1 तो नहीं हो सकता, सो 1 1 पे ये क्रॉस लगा देंगे जो भी ऑप्शन में होगा। अब ऑन टू पे आते हैं, ऑन टू होगा कि नहीं होगा उसके लिए देख लेते हैं। रेंज पे ही देख लो यार, ये -1 to 1 है और जो साइन पाई एक्स होता है आपका, उसकी रेंज भी यही होती है, -1 to 1 ही होती है। साइन एक्स की जो रेंज होती है आपकी, साइन एक्स की रेंज -1 to 1 होती है। सो यही रेंज आएगी इसकी। सो यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स यूज होंगे। सो ये फंक्शन कैसा होगा आपका? ऑन टू होगा। ठीक है, क्योंकि रेंज जो इसकी डिफाइन उन्होंने करी हुई है क्वेश्चन में -1 to 1 करी हुई है। सो ये फंक्शन ऑन टू होगा और साइन एक्स की रेंज भी यही होती है। सो इसलिए सारी -1 to 1 में सारी वैल्यूज इसकी यूज हो जाएंगी। सो फंक्शन 1 1 नहीं होगा लेकिन ऑन टू होगा। सो कौन सा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑन टू बट नॉट 1। Question says the value of definite integration of modulus x minus 3 1 to 4। अब इसको जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉडुलस फंक्शन होता है तो उसको डिफाइन करना पड़ता है इंटरवल के लिए। सो मॉडुलस x माइनस 3 जो है आपका, वो x माइनस 3 के इक्वल होगा। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, और ये इक्वल होगा माइनस ऑफ x माइनस 3 के, जब x जो है आपका लेस देन 3 के इक्वल होगा। सो इसको मुझे जो 1 to 4 की लिमिट्स दे रखी है, इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा इस इंटरवल के अकॉर्डिंग।
सो इसको मैं ब्रेक करूंगा। सो पहले 1 to 3 की लिमिट में ब्रेक करूंगा। सो 1 to 3 में ये बनेगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 dx प्लस अब जो रिमेनिंग है आपका 3 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 dx। दोनों में मॉडुलस अलग अलग देगा। अगर पहले ब्रैकेट की बात कर लें तो पहले ब्रैकेट में आपका मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 कौन सी रेंज में आपका 1 to 3 है। सो ये वाला है आपका माइनस ऑफ x माइनस 3 या फिर इसको 3 माइनस x लिख दो dx प्लस आपका 3 to 4 और ये आपका कौन सी रेंज में, इस वाली रेंज में। सो ये आपका बन जाएगा x माइनस 3 पूरा dx। बस अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे सो ये बनेगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 1 to 3 और यहाँ पे आपका बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x और ये आपका आएगा 3 to 4 की रेंज। अब इसको आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर पहले ब्रैकेट को देखेंगे सो यहाँ पे अगर आप 3 पुट करेंगे सो ये बनेगा 9 माइनस 9/2 ये एक ब्रैकेट में आएगा। फिर माइनस करेंगे आप सो 3 माइनस 1/2 बनेगा आपका। ठीक है, सो ये पहले ब्रैकेट से आ गया। दूसरे का देखेंगे, ये वाले का मैं बात कर रहा हूँ। सो इस वाले में पुट करेंगे आप सो 4 जब पुट करेंगे लिमिट सो ये बनेगा 16/2 माइनस 12 माइनस 9/2 माइनस 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो पहला सॉल्व करेंगे सो ये बनेगा 9 माइनस 9/2 माइनस 3 प्लस हाफ और ये बनेगा प्लस ये आपको दिख रहा है 8 माइनस 12 है। सो ये 8 माइनस 12 है सो ये बनेगा माइनस 4 माइनस 9/2 प्लस 9। ठीक है, सो यहाँ पे प्लस का साइन है और कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको, ये 9/2 और ये 9/2। सो ये पूरा 9/2 ये वाला 9/2 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये दिख रहा है साफ। उसके बाद जो बचेगा वो आपका बच रहा है 9 माइनस 3 6 6 माइनस 4 2 करेंगे और 2 प्लस हाफ आप करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा 5/2। सो 5/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप मैंने सही करा है। कुछ कैलकुलेशन कोई गलती होगी तो बता देना कमेंट्स में। नेक्स्ट में चलते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 2y इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले जब भी आप ऐसा करते हैं, आप इंटीग्रेशन AOD का यूज करते हैं, सो आपको ये लिमिट्स नहीं पता है तो लिमिट्स हमें खुद निकालनी पड़ेगी। लिमिट्स कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व बनाएंगे। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा बनेगा आपका। सिमिलरली जो 2y इज इक्वल टू x का है, ये वाला आपका ओरिजिन से लाइन पास होगी आपकी। सो ये ऐसा कर्व बनेगा कुछ आपका। ठीक है, सो हमें इनका एरिया बीच वाला चाहिए, यानी कि ये वाला पार्ट चाहिए आपको। सो ये वाले कर्व आपको दिख रहा है दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा है। तो y की वैल्यू यहाँ से एक्स स्क्वायर आ रही है और यहाँ से y की वैल्यू x/2 आ रही है। सो हमें देखना कौन कौन से दो पॉइंट है। एक तो साफ दिख रहा है 0,0 है, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x/2 इज इक्वल टू 0 करेंगे सो x लेंगे सो x माइनस हाफ। सो x या तो 0 आएगा या x आपका हाफ आएगा। सो हमें दोनों रेंज पता चल गई। सो ये वाला पॉइंट जो होगा ये आपका हाफ कॉमा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका हाफ कॉमा 1/4। सो दो पॉइंट जो इन पे इंटरसेक्ट होगा 0,0 ओरिजिन पे और हाफ कॉमा 1/4। सो लिमिट्स हमारे पास आ गई। लिमिट्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा सो मुझे फंक्शन माइनस करना पड़ेगा कि यानी एरिया अंडर दिस लाइन, एरिया अंडर 2y इज इक्वल टू x लाइन माइनस एरिया अंडर द कर्व, और इसमें ये वाला पॉइंट हाफ कॉमा 0 है। सो लिमिट्स आ गए मेरे पास 0 टू हाफ और एरिया अंडर द लाइन मतलब लाइन का कर्व क्या है x/2, y इज इक्वल टू x/2 होगा, माइनस करेंगे x स्क्वायर और ये होगा आपका dx। सो इसको सॉल्व करेंगे सो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाय 3 बन जाएगा और ये आपका हाफ और 0। सो इसको कैलकुलेट करेंगे फर्दर। हाफ पुट करेंगे तो हाफ का स्क्वायर आपका 1/4 होता है और नीचे एक और 4 है सो ये 1/16 बन जाएगा माइनस आपका हाफ का क्यूब होता है 1/8 और नीचे 3 है तो ये बनेगा 1/24
इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा इसका 48 करेंगे, सो ये बनेगा 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1/48। सो आंसर होगा 1/48 विच इज ऑप्शन ए। यानी कि ये जो पूरा शेडेड पार्ट है इसकी वैल्यू होगी आपकी 1/48 यूनिट्स। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है मैंने। x/2 हमने क्यों करा था, x/2 इसलिए करा था क्योंकि हमें एरिया अंडर द लाइन करना है। सो लाइन की इक्वेशन 2y = x है, सो 2y x है तो y की वैल्यू x/2 है और यहाँ पे -x2। सो आंसर 1/48। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 1k। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो रखे, 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई और उसको 11 के इक्वल पुट करा हुआ। सो आप क्या करेंगे, बस पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये जो मैट्रिक्स है ये 1x2 का है और ये 2x2 का है। सो नेट मैट्रिक्स 1x2 का ही बनेगा। सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले इसको करेंगे 1 को 3k से, फिर k को -2 से, तो ये बनेगा 3k - 2k और यहाँ से करेंगे सो ये बनेगा 4 + k और ये वाला मैट्रिक्स आपका हो रहा है मल्टीप्लाई 1k इज इक्वल टू 11 और इसको फर्दर करेंगे। ये तो 3k - 2k वाली वैल्यू तो k के इक्वल आ गई ना, है ना, सही करा है ना मैंने, 3k और -2k। सो ये तो k के इक्वल आ गया। सो इसको हम करेंगे अब तो 1x1 का बन जाएगा क्योंकि ये वाले का ऑर्डर 1x2 है और ये वाले का ऑर्डर 2x1 है। सो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 1x1 का निकल कर आएगा। सो उनको करेंगे। सो ये बनेगा k + 4k + k², k + 4k + k² इज इक्वल टू 11। सो उसको कर देंगे। सो ये बनेगा k² + 5k - 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, k² + 5k - 11 इज इक्वल टू 0। सो अच्छा, सो k की वैल्यू कहाँ क्या आ जाएगी हमारी। सो अच्छा, अब आप क्वेश्चन पे जाएंगे। इसने पूछा नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k। सो इसने k की वैल्यू नहीं पूछी हमसे, हमसे पूछे कि k कितनी वैल्यूज ले सकता है। अब आपको पता है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम देखते हैं इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा b² - 4ac यानी कि 25 + 4 × 11। सो ये आपका ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है यानी कि इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। सो इसका मतलब k जो है दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज ले सकता है और वो भी रियल। सो आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इसमें हमने जो मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे लगा k की हमें वैल्यू निकालनी है, हमें बस ये बताना है कि k कितनी वैल्यूज ले सकता है। सो आंसर होगा ऑप्शन सी 2। सो इस वाले क्वेश्चन में द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इसमें हमें जब भी ऐसा बाइनोमियल का टिपिकल क्वेश्चन होता है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसकी कोई भी टर्म nth टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम उसको लिख सकते हैं 10CR। मैं इसके एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ 10CR x/2 इसकी पावर होगी 10 - r क्योंकि n की वैल्यू 10 है और यहाँ पे -3/x की पावर r। अब मैं x इसमें से अलग कर लूंगा और क्योंकि मुझे x की पावर 4 चाहिए, दोनों टर्म्स में x है। सो उसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, ये 10CR और यहाँ पे ये बनेगा -3 की पावर r और डिनोमिनेटर में आएगा 2 की पावर 10 - r और यहाँ पे बन जाएगा x की पावर 10 - 2r। ठीक है, एक तो ये वाला 10 और ये वाला x ये वहां से भी आ जाएगा आपके पास। सो उसके बाद क्या करना है, अब मुझे x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है। सो मैं क्या करूंगा 10 - 2r को 4 के इक्वल पुट कर दूंगा, उससे मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी। सो r की वैल्यू आ जाएगी 2r 6 हो गया तो r की वैल्यू 3 आ गई। बस अब इस पूरे में ये जो पूरा कोफिशिएंट टर्म बची है इस पूरे कोफिशिएंट में मैं क्या कर दूंगा, आई विल पुट r इज इक्वल टू 3। सो r को 3 पुट करेंगे सो ये बनेगा 10c3, ये बनेगा आपका -3 का क्यूब अपॉन आपका बनेगा 2 10 की पावर 2 की पावर 10 - 3 7। सो ये आंसर आ जाएगा आपका 10c3 यानी कि 10 × 9 × 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसको 6 लिख देते 3 फैक्टोरियल को, इनटू ये -27 अपॉन आपका बनेगा 2 की पावर 7 यानी कि इसको ब्रेक करके लिख लो 32 × 4 कर लो। ठीक है, ब्रेक करके कर लो, इससे ज्यादा आसानी से हो जाता है। सो इसको करोगे ये बनेगा 8 4। उसके बाद और क्या कैंसिल हो रहा है, उसके बाद आपका 6 और 27 भी कैंसिल हो रहा है, ये आपका जा रहा है 2 और 9 पे जा रहा है और इसके अलावा
ये 25 पे जा रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा आपका। सो ये बनेगा 81 इंटू 9 405 अपॉन आपका बनेगा 4 इंटू 4 16। सो 405 अपॉन 16 और ये माइनस भी साइन था। सो माइनस 405 बाय 16 आपका होगा कोफिशिएंट x की पावर 4 का, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन देख लो, इफ सर्कल x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इज। सो ये टचेस एक्सटर्नली है, यानी कि जो दोनों सर्कल होंगे हमारे वो एक्सटर्नली टच करेंगे, मतलब एक पॉइंट पे टच कर रहे हो। ये एक्सटर्नली होता है, इंटरनली का मीनिंग भी पता होना चाहिए। इंटरनली होता है आपका ये वाला केस। सो ये एक पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहे हैं। और इंटरसेक्ट का केस तो आपको पता ही है, ये इंटरसेक्ट का केस है। ये इंटरनली का, ये इंटरसेक्ट का है और ये एक्सटर्नल का। सो ये वाला केस हमें दे रखा है। सो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले जो पहला सर्कल है, ये वाला की इक्वेशन है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, -3, 2 होंगे, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। सो ये वाले सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके -3, 2 है। सिमिलरली ये वाला जो सर्कल है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, क्या होंगे, 6, -1। ठीक है, ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी आ जानी चाहिए अभी तक। सो ये लाइन हो गई आपकी ए बी। ए है मेरा पहले सर्कल का सेंटर, बी है दूसरे सर्कल का सेंटर। तो ये एक्सटर्नली टच करते हैं, यानी कि जो ए बी की लेंथ होगी वो दोनों के सम ऑफ रेडियस होगा। अब अब मेरे को ये इस पॉइंट को P मान लो। एपी की लेंथ तो मुझे पता है, एपी की लेंथ क्या है, जो एपी की लेंथ होगी जो रेडियस है फर्स्ट सर्कल का। फर्स्ट सर्कल जो है वो 10 है, 10 है मेरा आर स्क्वायर। सो इसका मीनिंग है इस एपी की वैल्यू होगी √10 और बीपी की वैल्यू आपको होगी आर। आर आपको निकालना है। सो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सो ये बनेगा आपका ए बी की लेंथ इज इक्वल टू आपका 6 - 3 यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस आपका ये इक्वल हो जाएगा आपका -1 - 3 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 9 इज इक्वल टू आपको कितना आ रहा है, ये √90। सो √90 आपका इक्वल है किसके, ये √10 प्लस आर के इक्वल है। सो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आर की वैल्यू आ जाएगी, इसमें √10 कॉमन ले लोगे। सो ये बनेगा आपका, अंदर आपका आ जाएगा √9 - 1, या फिर इसको कह सकते हो आप 2√10। √9 - 1 3 होता है, √9 3 होता है। सो 3 - 1 2√10। सो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 2√10। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। इसने पूछा आर स्क्वायर, सिंपली स्क्वायर कर दो। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 10 40, ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं इसमें, बस फिगर अच्छे से बनाओगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। If a fair die is rolled twice, then the conditional probability that the number 2 has appeared at least once, given that sum of numbers is 7. Good question. So क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, 1, 6, 2, 5। ये वो वाली पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूँ जब 7 का सम आएगा आपका। सिमिलरली 3, 4, 4, 3 और आपका 5, 2 और आपका 6, 1। ये 6 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसके अलावा तो नहीं हो सकती जब 7 का सम आएगा। और 2 एटलीस्ट वंस आना चाहिए। सो 2 को इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। सो आंसर क्या होगा, 2/6, 1/3। टोटल 6 केसेस थे और 2 केसेस हमने देख लिए जो इसमें 2 आ रहा है। सो ऑप्शन होगा डी, 1/3। कुछ भी नहीं था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसी दे रखा था आपको। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसा कोई खास यूज था नहीं, हमने डायरेक्ट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से कर दिया इस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट एफ जी बी डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, f of x is equal to 2x plus 1 and f g of x is equal to x/3, then f inverse of g inverse x is equal to, यानी कि हमसे पूछा गया है f inverse of g inverse x, ये हमसे वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले तो g inverse x निकाल लेते हैं, है ना, g inverse x निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, gx आपको दे रखा है x/3, यानी कि y1 आपको दे रखा है x/3।
सो x की वैल्यू क्या होगी 3y1, या फिर मैं कह सकता हूं कि g इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3x। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई g इनवर्स x की। अब बात कर लेते हैं f इनवर्स x की। अब f ऑफ x आपका दे रखा है 2x प्लस 1 का, सो यानी कि y की वैल्यू 2x प्लस 1 है, या फिर मैं कह सकता हूँ y माइनस 1 बाई 2 x के इक्वल है, या फिर f इनवर्स x जो होगा मेरा, y को मैं x से रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे, सो f इनवर्स x है मेरा x माइनस 1 बाई 2। बस क्वेश्चन अब डन ही है आपका, समझ लीजिए f इनवर्स x निकाल लिया आपने, g इनवर्स x निकाल लिया। अब क्वेश्चन ने पूछा है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x, यानी कि इसको यहाँ पे देखो, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x क्या है 3x, मैंने निकाल लिया है। अब f इनवर्स 3x, f इनवर्स x जो है x माइनस 1 बाई 2 है, सो f इनवर्स 3x क्या होगा, x की जगह 3x पुट कर दो, यानी कि 3x माइनस 1 बाई 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला था कि एफ इनवर्स जी इनवर्स निकालना है फिर करना है सॉल्व, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स x such that x lies between 0 and 1 and x is equal to p by q where p comma q belongs to 1 2 3 4 5 6। सो इसमें नंबर ऑफ केसेस आपको काउंटिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन दिमाग में आना चाहिए वो 1 बाय 1 होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 बाय 1 तो आपका x 1 के इक्वल आ जाएगा, हमें 0 से 1 के बीच में चाहिए। सो कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 4 1 बाय 5 1 बाय 6, ये बन जाएंगे। फिर 2 को अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में रख देंगे सो बनेगा 2 बाय 3 2 बाय 4 2 बाय 5 2 बाय 6। सिमिलरली अगर 3 को न्यूमरेटर में रखेंगे 3 बाय 4 3 बाय 5 और 3 बाय 6, और उसके अलावा अगर 4 को रखेंगे तो 4 बाय 5 4 बाय 6, और अगर 5 को रखेंगे तो 5 बाय 6 आएगा। और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, 6 को हम न्यूमरेटर में रख नहीं सकते क्योंकि उससे फिर हमारा कोई पॉसिबल केस नहीं बनेगा कि 0 और x की वैल्यू 0 1 के बीच में नहीं आएगी। सो यही पॉसिबिलिटी से कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 केसेस है। सो हम आंसर ऑप्शन 15 टिक कर देंगे और नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे, लेकिन ये आपको देगा -1 क्योंकि यहाँ पे बात हो रखी है डिस्टिंक्ट की। डिस्टिंक्ट की है तो हमें जो भी रैशनल नंबर्स डिस्टिंक्ट है, रैशनल नंबर्स मतलब लोएस्ट फॉर्म में, सो हमें जो भी इक्वल वैल्यूज आ रही होंगी उनको नेगेट करना पड़ेगा। अब 2/4 देखो, 2/4 और 1/2 इक्वल है, सो 2/4 को कैंसिल करो इस लिस्ट में से। सिमिलरली 3/6 को भी इग्नोर करो क्योंकि ये 1/2 के इक्वल ही आ जाएगा। और कौन कौन सी इक्वल बन रही है, और इसके अलावा ये दो कैंसिल हो जाएंगी, और जो मुझे इक्वल दिख रहा है वो 1/3 के पास में 2/6 दिख रहा है। और कौन से दिख रहा है इक्वल, 2/3 है तो 2/3 है तो 4/6 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो चार वैल्यूज हमने कैंसिल कर दी, 2/4 2/6 3/6 और 4/6। सो 15 माइनस 4 11 आपके डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स डिराइव हो जाएंगे इस वाले p by q फॉर्म्स, विच इज ऑप्शन बी। आई होप सबको क्लियर होगा। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन दे रख लेते हैं, द एक्सप्रेशन 4 अपॉन 9 की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर 1/3 प्लस 1 इज इक्वल। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब आपको दिख रहा है कि 3 की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 की पावर 1/3 आराम से बन जाएगा। सो हम यही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3 की पावर 1/3। और इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का एक टेक्निक होती है, वही टेक्निक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन आपको जनरली आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो दिक्कत आएगी आपको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो आपको इसमें आइडेंटिटी बनानी होती है। आपको आइडेंटिटी कौन सी बनानी होती है, आइडेंटिटी आपको बनानी होगी एक्स क्यूब प्लस 1 की, जो कि इक्वल होगा आपका एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो वो वाली आइडेंटिटी आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी। सो अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो चीज है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ऑप्शन से भी बिल्कुल कर सकते हो, ऑप्शन से करोगे टाइम लग जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं 2 टर्म्स है, सबको मल्टीप्लाई करते जाओगे सो टाइम लगेगा। अगर कुछ भी स्ट्राइक ना कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन में, सो ऑप्शन एक एक ऑप्शन उठा के चेक करके करना शुरू कर दो, सो उससे आंसर आ जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली। अब
देखेंगे तो न्यूमरेटर 4x+1 बन जाएगा और जो नीचे की पार्ट है, नीचे का पार्ट तो x³ + 1 बन जाएगा। बस अब x की वैल्यू पुट कर दो। 4 x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था 3⁻⁴ + 1। अब नीचे x⁻3, अब x का अगर 3⁻⁴ है तो x³ क्या होगा, 3 सिंपली। बस इसकी तरफ क्यूब करोगे तो 1/3 हट जाएगा, सो ये 3 + 1 बन जाएगा। सो ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। सो नेट रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, 3⁻⁴ + 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपको पता चल गया होगा। आइडेंटिटी का हमने यूज करा x³ + 1 वाली का, सो उसको एक्सपैंड करके आइडेंटिटी बना ली। सो आंसर हमारा विद इन फ्यू स्टेप्स आ गया। सो ये तरीका इनका प्रॉपर तरीका होता है, इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता, या अगर आप प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन हाफ कॉस इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कॉस इनवर्स 1/8 को क्या लेना चाहिए, y। मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था इनवर्स ट्रिगो का, उसमें भी मैंने यही करा था। जो भी आपकी इनवर्स ट्रिगो वाली चीज होती है उसको आप हमेशा वेरिएबल के इक्वल पुट करते हैं। सो कॉस y आपका आ गया 1/8। अब देखो क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। अब अगर cos y 1/8 है और cos इनवर्स को 1/8 को मैंने y माना, तो मुझे निकालना है sin y/2। ये मुझे निकालना है, sin y/2 निकालना, और cos y 1/8 है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो cos 2 थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 - 2 sin² थीटा के इक्वल होता है। बस उसी चीज का यूज करना है यहाँ पर। अब ये जो cos y है ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos y आपका इक्वल हो जाएगा, अगर ये आइडेंटिटी यूज करें तो ये बन जाएगा 1 - 2 sin² y/2। अब sin y/2 आ गया, बस अब वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दो। ये बन जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 1 - 2 sin² y/2। सो 2 sin² आपका y/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - 1/8, या फिर कह सकते हो 7/8, या फिर हम ये कह सकते हैं sin² y/2 आपका इक्वल आ जाएगा 7/16 के। तो sin² y/2 7/16 क्या है, तो उसका रूट कर देंगे तो sin y/2 आ जाएगा। सो sin y/2 आपका आ जाएगा √7/4, 7/16 का √7/4 वुड बी द आंसर, ऑप्शन सी। आई होप सबको क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन था। ओके, अब क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, क्वेश्चन दिखने में सिर्फ बड़ा है, क्वेश्चन करोगे तो हार्डली 10 to 15 सेकंड्स का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना, सोल्यूशन मैं नहीं बता रहा हूँ इसका, ठीक है। आंसर इसका ये ऑप्शन डी है, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैं ट्राई नहीं करवा रहा, ये खुद करिएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लो। पलना इज होम फॉर अबैंडन्ड, होमलेस एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन लोकेटेड इन ओल्ड दिल्ली। On Monday, Palna housed 55 children. By Friday, exactly 1/5 of the girls and 1/4 of the boys had been adopted. No new child was brought to the orphanage during the period. What is the greatest possible number of children that could have been adopted from Palna between Monday and Friday? यानी कि पहले 55 चिल्ड्रन थे, गर्ल्स प्लस बॉयज मिला के टोटल 55 चिल्ड्रन थे, और कुछ अडॉप्शन हो गई उसके बाद, और नया चाइल्ड कोई नहीं आया। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम अडॉप्शन कितनी हो सकती है। अब इससे दे रखा है कि एग्जैक्टली 1/5 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज, यानी कि जो गर्ल्स है वो 5 के मल्टीपल्स में उनका नंबर है, सिमिलरली जो बॉयज है उनका नंबर 4 के मल्टीपल में। इसलिए मैं लिख सकता हूँ 5G + 4B इज इक्वल टू 55। और जो मेरा 5G है यानी कि ये मेरी टोटल गर्ल्स है, और 4B है मेरे टोटल बॉयज, ठीक है। 4B क्यों लिए, क्योंकि 1/4 अडॉप्ट करा है, 1/5 गर्ल्स अडॉप्ट करी, और ये नंबर आपका फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता। सो 5G टोटल गर्ल्स है, 4B टोटल बॉयज, और अडॉप्शन कितनी करी है, 1/5 ऑफ द गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स इतनी करी है और बॉयज आपने इतने करे। सो आपको ये मैक्सिमम बताने, यानी कि G + B को आपको मैक्सिमाइज करना है इसमें। सो बस वही देख लेते हैं। सो 5G + 4B आपका 55 है। सो इसके सोल्यूशंस आपको देखने, इंटीग्रल सोल्यूशंस आपको देखने हैं। सो पहला सोल्यूशन दिमाग में आ रहा होगा आपका,
11 और 0। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 11 55 होता है और ये 5 का डायरेक्ट मल्टीपल। अब हमें देखना है कि यहाँ पे g प्लस बी कितना बन रहा है, 11 बन रहा है। g प्लस बी देखेंगे, यहाँ पे g और b की वैल्यूज देखेंगे, मैक्सिमाइज करना है। सो b 0 तो हो भी नहीं सकता क्योंकि अडॉप्शन हुई है तो 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट सोल्यूशन निकालने के लिए क्या ट्रिक होती है इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर आपका बीच में प्लस का साइन है, सो अगर प्लस का साइन है तो आप क्या करेंगे, 11 को 4 से कम करेंगे, 11 को 4 से कम करेंगे और 0 को 5 से ऐड करेंगे। सो ये 7,5। सिमिलरली अगला सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को 4 से कम कर देंगे तो ये 3 आएगा और अगला सोल्यूशन 5 में 5 ऐड कर देंगे। सो ये आएगा आपका 10। सिमिलरली इसका अगला सोल्यूशन 3 जो 3 है उसमें से 4 कम कर देंगे तो ये बनेगा -1 और 10 में 5 ऐड कर देंगे 15। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये अलग से अपने आप में कॉन्सेप्ट है। अगर आप थोड़ा रैंडम हिट एंड टेल करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपके सामने अपने आप आ जाएंगी, 11 0 7 5 3 10। सो आपको मैक्सिमाइज करना है, यानी कि ये वाली वैल्यूज आपकी जी की और ये सारी वैल्यू बी की है। तो जी प्लस बी यहाँ पे आपका 11 बन रहा है, यहाँ पे आपका 12 बन रहा है और यहाँ पर आपका 3 + 10 13 बन रहा है और यहाँ पे से तो आपका नेगेटिव में आ गया, 14 बन रहा है लेकिन नेगेटिव वाली क्वांटिटीज आ गई। सो ये वाला हम इग्नोर कर देंगे। सो 11 12 13 में से मैक्सिमम कौन सा, 13। सो मैक्सिमम अडॉप्शन जी प्लस बी, जो कि मैक्सिमम अडॉप्शन हो सकते थे, वो था ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, 13 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Sheila began building a picket fence by planting stakes in a row. The stakes were evenly spaced. After planting 20 stakes, she measured the length of the row and found that the row was 57 meters long. She continued the row by planting another 20 stakes and then measured the length of the entire row. How many meters long was the row of the stakes Sheila had planted? इजी क्वेश्चन है, आपको बेसिक लॉजिक क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए हमने 3 स्टेक्स प्लांट करी है। सो स्पेस कितने हैं, 2 ही तो स्पेस है, एक तो ये वाला स्पेस है और एक ये वाला स्पेस है। अगर मैं 4 करता हूँ, यानी कि मान लीजिए ये 3 4 करता हूँ, तो कितने स्पेस है, एक ये वाला स्पेस है, एक ये वाला स्पेस है, एक ये वाला स्पेस है। सो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो शुरुआत में मेरे को, अगर मैं n प्लांट्स कर रहा हूँ, अगर मैं n क्या कर रहे हैं इसमें हम n, अगर मैं 20 स्टेक्स, अगर n स्टेक्स में प्लांट कर रहा हूं, सो मेरे पास n-1 स्पेसेस आएंगे। ठीक है, इसका कंक्लूजन ये है कि जैसे यहां पर मैंने 3 स्टेक्स करी है, सो इसलिए मेरे 2 स्पेसेस आए, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे 4 करी थी तो यहाँ पे 3 स्पेसेस आए। सो इसका मीनिंग है जब मैं 20 स्टेक्स करूंगा, सो 20 स्टेक्स में मेरे 19 स्पेसेस आने चाहिए और 19 स्पेसेस आपको बता रखा है 57 मीटर लॉन्ग है, यानी कि एक स्पेस जो है वो कितना है, बड़ा है, 3 मीटर लॉन्ग है। अब आपके अज्यूम कर लीजिए आपके ये 20 स्टेक्स उसने प्लांट कर दिए, ये मान लीजिए 20 स्टेक्स है, ठीक है, ये 20 स्टेक्स है। सो यहाँ तक आपके उसने 57 मीटर लॉन्ग आपकी बन चुकी है। उसके बाद वो 20 स्टेक्स और करेगा, अब आपके 20 पॉइंट्स आपके और आएंगे, लेकिन अब n-1 नहीं होगा, अब हर स्टेक के लिए एक एक स्पेस आएगा। सो अब आपका फॉर्मूला यहाँ पे n स्टेक्स के लिए n स्पेस आएगा, यानी कि 20 स्टेक्स आप बना रहे हैं, सो आप 20 स्पेसेस ले रहे हैं, तो 57 मीटर प्लस 20 स्पेसेस आपका फाइनल आंसर होगा। और एक स्पेस की वैल्यू आपको पता है 3 मीटर्स है, सो एक स्पेस 3 मीटर है, तो 57 मीटर्स प्लस 20 स्पेसेस और एक स्पेस 3 मीटर है, 20 इंटू 3, तो 57 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 170। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर होगा। सबसे पहले दोबारा रिकैप करा देता हूँ कि कैसे करा है। सबसे पहले देखिए आपने 20 स्टेक्स ड्रॉ करी है, सो उसमें 19 स्पेसेस आए होंगे और हर स्पेस की वैल्यू आपको दे रखी है, टोटल स्पेस 57 मीटर्स का है, तो हर स्पेस की वैल्यू 3 मीटर लॉन्ग आ गई। अब ये तो 20 स्टेक्स की बात होगी। उसके बाद जो स्टेक्स वो करेगा, प्लांट करेगा, उन सारे स्टेक्स में आपको हर स्टेक आपको अलग अलग स्पेस देगा, यानी कि ये वाला स्टेक, ये वाला स्टेक। सो 3 स्टेक है तो 3 स्पेस आएंगे, सो इसलिए अगर उसने 20 स्टेक ड्रॉ करे हैं तो 20 स्पेसेस आएंगे आपके। सो टोटल होगा 57 मीटर प्लस 20 स्पेसेस और एक स्पेस 3 मीटर है, सो 57 प्लस 60 170।
ठीक है। सो 117 हमारा फाइनल आंसर होगा। सो गाइज विद दिस वी हैव आल्सो कंप्लीटेड 2012 सॉल्यूशंस। सो अब आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, सो 2012 से लेकर 2019 तक सारे प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे। सो उनको जाके देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, उसको जाके देख सकते हैं आप लोग। एंड चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। प्लस आप हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन जो है उसको विजिट कर लीजिएगा, उसमें आपको काफी कंटेंट मिल जाएगा, फ्री मॉक्स मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन तो मिल ही जाएंगे, जैसे बता दिया मैंने ऑलरेडी। और उसके अलावा आपको 100 क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी। सो वो बिल्कुल देख लीजिएगा, उसमें हायर मैथ्स अच्छे से कवर करा हुआ है मैंने। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।